अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है अक्सी एकेडमी पर। नाउ हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करने के बाद अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज इनफर्टिलिटी और बांझपन। नॉर्मली अगर आपको याद होगा तो हमने कहा कि ये जो पूरा टॉपिक है इसको पढ़ने के दो रीजन है। एक ये कि आज हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। पॉपुलेशन बढ़ने के बहुत सारे रीजंस है, ठीक है। तो अच्छी सेहत है या हॉस्पिटलिटी है, ये सारे मिलने की वजह से, लेकिन इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। अब उसमें सबसे आखिरी ये है कि इनफर्टिलिटी बांझपन है। तो बांझपन के मामले में जब भी हम बात करते हैं, तो जब भी हम तौलीद की बात करेंगे तो हम ये बांझपन का या इनफर्टिलिटी का जब तक तस्करा नहीं करते तब तक ये जो गुफ्तगू है, ये जो डिस्कशन है, हमारा कंप्लीट नहीं होगा ना। हम क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जब हम बात करते हैं तो हमको इनफर्टिलिटी दिखाई देती है, बट पूरी दुनिया के अंदर चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, चूंकि हम इंडिया में रहते हैं, इसलिए हम यहाँ की बात करेंगे। तो इंडिया में भी हमको क्या दिखाई देता है? इनफर्टिलिटी। यहाँ पर भी हमको क्या दिखाई देता है? बांझपन यहाँ हमको दिखाई देता है ना। यहाँ पर जो जोड़े हैं उनके अंदर एक बड़ी तादाद है जो क्या होती है? बांझ होती है। और ये जो बांझ होती है तो बहुत सारे गैर मोहतात जिनसी मुबाशरत के वो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होते। कि यहाँ पर जो इश्यूज है, उन इश्यूज के अंदर जो बड़े बड़े इश्यूज है उसमें क्या है? तो एक इशू हो सकता है, वो हो सकता है जिस्मानी। दूसरा जो इशू हो सकता है वो रिप्रोडक्टिव बेसिस पे हो सकता है, वो तनासुली बेसिस पर हो सकता है। तीसरा इशू क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी का। तीसरा इशू इनफर्टिलिटी का हो सकता है वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां है, डिसऑर्डर है, उसकी वजह से हो सकता है। उसके बाद चौथा रीजन क्या हो सकता है इनफर्टिलिटी का? तो वो है ड्रग्स। कि पहले जमाने में मतलब जब वो यंग रहा होगा दैट टाइम वो डिफरेंट टाइप की ड्रग्स वगैरह यूज करता रहा होगा या करते रही होगी। नतीजे में ये हुआ कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा क्या हो गया? डैमेज। नाउ अब इश्यूज फेस कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के या बांझपन के। इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है? इम्यून सिस्टम भी होता है। कुछ जगह पर ये होता है कि इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए मुदाफियती जो सिस्टम है, मुदाफियती सिस्टम का मतलब क्या होता है? हाँ, इम्यूनोलॉजिकल। ठीक है। तो जो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है वो इनका क्या होता है? कमजोर होता है। और कुछ जगह पर ये जो डिजीज होती है उसका एक बड़ा रीजन होता है, वो होता है नफ्सियाती। नफ्सियाती मतलब साइकोलॉजिकल। ठीक है। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि इनफर्टिलिटी या ये जो बांझपन है उसके अंदर बहुत ज्यादा गैर मोहताज यानी बहुत प्रोटेक्टिव के साथ भी अगर के, तो वहां पर जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम होती है। और उनमें कुछ वजूहत जो हो सकती है वो बॉडी से लेकर होती है, जिस्मानी लेवल पे हो सकती है, फिजियोलॉजिकल लेवल पे हो सकती है, तनासुली मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज पर हो सकती है, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां उसकी वजह हो सकती है, ड्रग्स उसकी वजह हो सकती है, फिर इम्यून सिस्टम यानी मुदाफ़िती निज़ाम भी उसकी वजह हो सकती है, और नफ्सियाती तौर पर भी ये हो सकता है। तो हम ये कहते हैं कि इन सारे रीजंस की वजह से किसी के पास इनफर्टिलिटी हो सकती है ना। अक्सर अगर हम हिंदुस्तानी कल्चर को अगर देखते हैं या इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं या कहीं पर भी, तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे तो इनफर्टिलिटी का जो रीजन होता है उसमें जो ब्लेम होता है, जो इल्जाम होता है, वो किस पर किया जाता है? वो किया जाता है औरत पर, वो किया जाता है फीमेल पर। फिर भले वहां पर बहुत सारे रीजन हो, अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये जोड़ा जोड़ा बे औलाद है या ये जो पेरेंट्स है, अगर इनके पास इनफर्टिलिटी का रीजन है तो उसमें औरत उसकी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन कुछ जगह पर ऐसे भी मसाइल होते हैं जो मर्दों की वजह से भी होते हैं, यानी उस मेल में भी कुछ क्या हो सकती है? कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, कुछ कमी हो सकती है। फिर अगर हम इन सारे इनफर्टिलिटी या बांझपन के रीजंस को किस तरह से दूर किया जाता है या उनको कैसे फेस किया जाता है उसकी अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर खुसूसी नोयत के, खुसूसी नोयत के मतलब स्पेशल टाइप के, खुसूसी नोयत के मतलब क्या हो गया? स्पेशल टाइप्स के। यहाँ पर क्या होते हैं? यहाँ पर सेहत के मराकिज होते हैं या मराकिज सेहत होते हैं, और इन मराकिज सेहत को हम क्या कहते हैं? बांझपन के क्लिनिक, या हम बोलते हैं उनको इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। क्या बोलेंगे हम उनको? इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स।
तो बेसिकली यहाँ पर इनफर्टिलिटी के इन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए या इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो हॉस्पिटल है या जिस तरह के सेंटर्स बनाए गए उन सेंटर्स के नाम क्या है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक, या उन्हीं को क्या करें हम, बांझपन क्लिनिक। ठीक ना, ये जो बांझपन वगैरह वाले क्लिनिक है तो ये क्या करते हैं, ये नुकाइस की क्या करेंगे, तशखीस करेंगे, यानी ये जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट का पहले क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर उनकी इस्लाह करेंगे। उसकी इस्लाह करने का मतलब क्या है कि उसको क्यूर करने की वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, और लास्ट की वो क्या करेंगे, इलाज में उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज है वो क्या है, तशखीस, कि कोई भी बीमारी है, कोई भी इशू है, उसके पहले क्या होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, वो मालूम होना चाहिए कि क्या है। दूसरा कि उनके दरमियान में वो क्या करेंगे, इस्लाह करेंगे, उसका कोई सोल्यूशन वो देंगे। तीसरा, अगर समझ में आता है कि यार ये प्रॉब्लम्स कुछ और वजह से, नाउ दैट टाइम वो क्या करेंगे, इलाज करेंगे, वहां पर वो ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, तो 3 लेवल है यहाँ पर कि ये जो क्लिनिक्स है, ये जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स है, ये किस लेवल से काम करेंगे। तो पहले तो ये उस नुक्स की, उस डिजीज की तशखीस करेंगे कि ये है या नहीं है तो फिर उसके लिए वो डिस्कशन करेंगे, उसकी इस्लाह करेंगे, उसका सोल्यूशन देंगे, और समझ में आ रहा है कि नहीं यार ये सारी चीजें कुछ और वजह से, नाउ दैट टाइम वो क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। और इस तरह से ये होता है कि वो जोड़ों को क्या करेंगे, औलाद के काबिल बना देंगे, यानी हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि वो उनको क्या काबिल बना देंगे, फर्टाइल। उनको वो किस काबिल बना देंगे, दे विल बिकम फर्टाइल, वो बारावरी के क्या हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे। ठीक, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब एक और चीज है कि जहां ऐसी इस्लाहात मुमकिन नहीं, अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जहां पर इनफर्टिलिटी का जो इशू है वो तशखीस हो गया, उसकी इस्लाह हो गई, लेकिन इलाज ही नहीं हो पा रहा, मीन्स वो ट्रीटमेंट नेचुरल वे में तो पॉसिबल नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो उस वक्त इनके लिए क्या जाता है, कुछ बाज मखसूस टेक्निक हो, यानी अब यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया जाएगा, टेक्नोलॉजी। इसका इस्तेमाल किया जाएगा, अब यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यही बात हो रही है कि ऐसे इस्लाहात मुमकिन नहीं रहेंगे, यानी कुछ जगह पर ऐसे ट्रीटमेंट या इस्लाहात या सॉल्यूशंस काम नहीं कर रहे होते, तो अब क्या किया जाएगा, तो उस जगह पर कुछ स्पेशल टाइप की क्या यूज की जाएगी, टेक्नोलॉजी की हासिल की जाएगी, टेक्नोलॉजी से मदद ली जाएगी, और इस तरह से क्या किया जाएगा, उनके अंदर इनफर्टिलिटी से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, फर्टाइल कंडीशन उनके अंदर डेवलप होगी। अब आमतौर पर इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। क्या कहा जाता है इनको, ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इनका यूज किया जाएगा, और इनका यूज करके फिर क्या होगा कि कोई पर्सन है उसके अंदर इनफर्टिलिटी की जो प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी का जो इशू है, उसको दुरुस्त किया जाएगा, नाउ दे विल बिकम फर्टाइल। ठीक, बेसिक कंसेप्ट समझ में आया इसका। नाउ अब इनफर्टिलिटी के या ART की अगर हम बात करते हैं तो ART के अंदर 2 टेक्निक्स है। एक को कहा जाता है नॉर्मली, इनमें जो काम किया जाता है, मेन जो टेक्निक होती है उसको कहा जाता है IVF। क्या कहा जाता है उसको, IVF। IVF का मतलब क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ART में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नॉर्मली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो हम ये कहते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जिसमें जैसे हालात है उसी तरह के हालात क्या किए जाते हैं, बाहर बनाए जाते हैं, या बाहर उस तरह के टेक्निक को यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जिस्म जैसे हालात में जिस्म के बाहर इस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है। इन विवो का मतलब क्या था, इनसाइड द बॉडी, इन विट्रो मीन्स आउटसाइड दी बॉडी। तो नॉर्मली यहां जब हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात किए थे तो ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है जो जिस्म की तरह ही हो। मीन्स हमने कहा कि क्या होता है, हमने कहा कि जो स्पर्म है वो ट्रैवल करता आएगा और यूटेरस से जाएगा फेलोपियन ट्यूब, वहां पर फ्यूजन होगा, फ्यूजन होने के बाद जायगोट बनेगा। नाउ जायगोट ट्रैवल करता हुआ कहां पर आएगा, यूटेरस, और यूटेरस में आने के बाद वो इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट होने के बाद उससे बनता है जायगोट, जायगोट से बनता है मोरूला, ब्लास्टोला, गैस्ट्रोला, नाउ इट विल बिकम फीटस,
और वो बेबी बन के बॉडी से बाहर आएगा। ये पूरा प्रोसेस नेचुरली कहां पर होता है? बॉडी में। लेकिन अब ये नेचुरल प्रोसेस के लिए बॉडी कैपेबल नहीं है, इसलिए अब क्या करेंगे? उसको बॉडी के बाहर करेंगे। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। याद रहेगा, व्हाट इज मीन बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? आउटसाइड द बॉडी, या हम कह रहे हैं जिस्म के बाहर। ठीक है ना? अब इसमें किया क्या जाता है? इसका नाम इस तरह से क्यों रखा गया है? तो इसमें क्या जाता है कि एम्ब्रियो की जो होती है वो क्या किया जाता है? जिस्म के बाहर उसको डेवलप किया जाता है। उसके बाद वो जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उस एम्ब्रियो को क्या किया जाता है? मुंतकिल किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? ट्रांसफर। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? एम्ब्रियो ट्रांसफर, या उसको कहा जाता है ईटिंग। ऐसे ही तरीकों में इसमें क्या होता है? एक तरीका है। तो बेसिकली क्या जाता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी ऐसा तरीका है जिसमें क्या जाता है? जिस्म के बाहर एम्ब्रियो को डेवलप करेंगे या उसकी स्टेजेस। अब एम्ब्रियो, अगर आपको याद होगा तो हमने जब एम्ब्रियोनिक स्टेजेस की बात की थी तो हमने कहा कि गैमेट्स के फ्यूजन से लेकर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट, ये पूरी जो स्टेज थी इसको हमने क्या बोला था? एम्ब्रियोलॉजी। इसका मतलब ये हो गया कि एग और स्पर्म, इनका इंटरेक्शन से लेकर इनके एम्ब्रियो बनने तक, ये सारी स्टेजेस जो हो सकती है ये मदर के बॉडी से बाहर हो सकती है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो सकती है। इसलिए इस टेक्निक को क्या बोला जा रहा है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और हम ये कह रहे हैं कि जब इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर एक जो स्टेप होगी जिसमें फ्यूजन होगा, उस फ्यूजन के बाद उसका जब डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन तक उस एम्ब्रियो को भी आप क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए इस टेक्निक का नाम क्या हो गया? एम्ब्रियो ट्रांसफर। और इसीलिए इसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नाउ अब इस तरीके में आमतौर पे होता क्या है? इन तरीके में आमतौर पे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, इसमें एक प्रोग्राम होता है, इसको क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। किसका बेबी है टेस्ट ट्यूब? किसका किसका बेबी टेस्ट ट्यूब? टेस्ट ट्यूब बेबी किसका है? हाँ, जिस्म के बाहर वाला नहीं। अभी हीरोज में से किसका बेबी है? टेस्ट ट्यूब में होती है। हाँ, एक सिंपल सी ग्लास की ट्यूब है, उसमें ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। कौन सा वाला? फ्यूजन वाला। बट डेवलपमेंट का जो बाकी का प्रोसेस वो मदर बॉडी में ही होगा। तो शाहरुख खान का जो तीसरा बेबी है अब्राहम, वो है टेस्ट ट्यूब बेबी। मीन्स वो इस टेक्निक से डेवलप किया हुआ है बेबी। ठीक है, तो इसलिए पूछ रहा था मैं कि किसी का नाम मालूम है क्या? ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो ग्लास के अंदर पैदा हुआ तो वो ग्लास के से दिख रहा है। नहीं, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि टेस्ट ट्यूब बेबी आउटसाइड द बॉडी बट इट इज लाइक एज अ नेचुरल। ये हमारी, हाँ, अभी इस पे बात करते हैं, हम यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो अब ये टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। फिर क्या कहते हैं कि इस कंडीशन में दो चीजें हो सकती है। क्या हो सकती है? कि वो जो फीमेल है यहाँ पर, जिसको हम बोल रहे हैं बेबी, या यहाँ पर मौती। ये मौती का मतलब क्या होता है? मौती का मतलब होता है डोनर। मौती का मतलब क्या होता है? डोनर। तो या तो बीवी हो या तो डोनर हो, या डोनर फीमेल हो। तो वो क्या करेगी? वो डोनेट करेगी बैजा। वो क्या डोनेट करेगी? बैजा। बैजा मतलब वो क्या डोनेट करेगी? एग, या दूसरे वर्ड में हम उसको क्या कहते हैं? ओवम। ठीक है, वो डोनेट करेगा बैजा या डोनेट करेगी एग ओवम। देन उसके बाद दूसरा, या तो वो शौहर रहेगा या तो मौती मर्द रहेगा, यानी वो क्या रहेगा? डोनर मेल। तो यहाँ पर जो डोनर मेल है, ठीक है, मैं यहाँ एफ लिख रहा हूं और यहाँ एम लिख रहा हूं। डोनर मेल है, डोनर मेल क्या डोनेट करेगा? स्पर्म करेगा, जिसको हम आमतौर पर क्या कहते हैं? स्पर्म डोनेट करेगा। फिर इससे क्या होगा? ये जो स्पर्म है, या जिसको हम मनवी खलिए कह रहे हैं, या जिसको हम क्या कह रहे हैं? मेल गैमेट कह रहे हैं, उनको क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। और इकट्ठा करने के बाद उनको क्या जाता है? जो तजुर्बे का है, यानी जो लेबोरेटरी है, उसमें क्या कहेंगे? मसनूई हालात। मसनूई हालात का मतलब क्या है? यहाँ पर आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। क्या दिया जाएगा उसको? आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। और ये आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट के अंदर क्या किया जाएगा? उनके अंदर से बनाया जाएगा जाइगोट, या उससे बनाया जाएगा ज़ौज। तो इस तरह से जाइगोट बनाने की क्या होती है? तरगीब दी जाती है। तरगीब दी जाती है मीन्स उसको
स्टिमुलेट करते हैं। तो जाइगोट बनाने के लिए क्या किया जाता है, स्टिमुलेट मींस वो एग और स्पर्म एक दूसरे के साथ क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। नाउ सेकंड स्टेज जो होगी वो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। तो नॉर्मली ये जो प्रोसेस हो रहा है ये पूरा बॉडी के क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले किसको कलेक्ट किया जाएगा, एग को या बेजे को, या फिर दूसरा किसको लिया है, स्पर्म या नुतफा। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो ये बीवी और शौहर इनसे, या फिर कोई मेल डोनर या फीमेल डोनर से ले सकते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टेक्निक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि जब जाइगोट बनेगा या ओवलियन एम्ब्रियो बनेगा, या प्राइमरी एम्ब्रियो बनेगा या जाइगोट, बात समझिए, प्राइमरी एम्ब्रियो या जाइगोट। अब ये प्राइमरी एम्ब्रियो और जाइगोट क्या है, तो लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा तो हमने बोला था 8 ब्लास्टोमियर, याद आ रहा है, हमने कहा था कि जाइगोट, मोरूला, ब्लास्टूला, ठीक है। ये वाली जब टेक्निक्स की हम बात करें, इसको अभी भूल जाओ, ये स्टेजेस। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट, फिर आती है 2 सेल स्टेज, फिर आती है 4 सेल स्टेज, और उसके बाद आती है 8 सेल स्टेज। और इस 8 सेल स्टेज में हमने क्या नाम दिया था इसका, मोरूला। क्या नाम दिया था, मोरूला। उसके बाद कौन सी आती है, ब्लास्टूला। और ये जो ब्लास्टूला है, ये ब्लास्टूला और ये ब्लास्टूला में, ये 4 डेज ब्लास्टूला है, ये 2 डेज बिफोर ब्लास्टूला है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी ब्लास्टूला होता है, इस प्राइमरी ब्लास्टूला को वो क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं। तो वो क्या करेंगे, इस जाइगोट का या ओवुलियन एम्ब्रियो को, यानी प्राइमरी एम्ब्रियो को, वो भी कौन से स्टेज में हो, 8 ब्लास्टोमर्स। बात को समझिए, यहां पर 8 ब्लास्टोमर बोला है। पहली जो 8 स्टेज होती है, 8 सेल स्टेज, वो होती है मोरूला। हमारे दिमाग में वो 8 सेल वाली स्टेज याद रही थी, मोरूला, क्योंकि हमने क्या पढ़ा होता, 8। तो हमने उस वक्त इसको सेपरेट करके पढ़ा नहीं होता कि ये 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज की बात कर रहा है, 8 जाइगोटिक सेल यानी मोरूला की बात नहीं हो रही। तो जब ब्लास्टोमियर वाली कंडीशन में आता है, दैट टाइम उसको क्या किया जाता है, फिर ट्रांसफर करेंगे। कहां पर ट्रांसफर करेंगे, फेलोपियन ट्यूब। कहां लेके जाएंगे, फेलोपियन ट्यूब। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब क्या होती है, तो हमने कहा कि जो ओवरी होती है, उस ओवरी से एग को कलेक्ट करना और कहां तक लेकर आना, यूटेरस। वो जो ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, उस ट्यूब स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब। इसलिए इसका नाम क्या बन गया, जिफ्ट, ZIFT, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जी, इसमें क्या किया जाता है, जो जाइगोट बन रहा है वो बॉडी के अंदर कहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब, इसलिए उसका नाम क्या बना, जिफ्ट। फिर अगर 8 ब्लास्टोमियर तक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट टाइम आप उसको क्या बोले, जिफ्ट। लेकिन अगर 8 सेल से ज्यादा स्टेज पे अगर वो चले जाए, 9, 10, 11, 12 वाली स्टेज पे अगर वो चले जाए, दैट टाइम इसका नेम तब चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो ब्लास्टोमियर से ज्यादा वाले एम्ब्रियो है, उसको मजीद नमू यानी उसको और एक्स्ट्रा क्या करेंगे, ग्रोथ दे देंगे, और उसकी तकमील के लिए उसको कहां पर इम्प्लांट किया जाता है, यूटेरस। यहां पर कहां ट्रांसफर किया गया था, फेलोपियन ट्यूब। यहां पर कहां ट्रांसफर किया जा रहा है, यूटेरस। इसलिए अब इस टेक्निक का नाम बदल के क्या हो गया, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या नाम हो गया इसका, इंट्रा यूटेराइन। तो एग्जाम में अक्सर इस तरह से कंफ्यूज किया जाता है कि जिफ्ट और IUT, ये दोनों भी कौन है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दोनों में एम्ब्रियो ट्रांसफर होने वाला है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, दोनों में बड़ा फर्क यह है कि जो जिफ्ट है, उस जिफ्ट में 8 ब्लास्टोमियर वाली कंडीशन में एम्ब्रियो को फेलोपियन में ट्रांसफर कर रहे हैं। IUT में क्या है, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा वाली स्टेज में उसको ट्रांसफर तो कर रहे हैं, लेकिन कहां कर रहे हैं, यूटेरस। याद रहेगा, तो इसलिए उसका नाम क्या है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। फिर यहां पर क्या होता है, ये जो इन विवो फर्टिलाइजेशन है, यहां पर एक और क्या हो रहा है, इन विवो फर्टिलाइजेशन, यानी अंदरूनी जिस्म गैमेट्स का क्या हो रहा है, इंजमाम। एक तो हमने किसकी बात की है, इन विट्रो। इन विट्रो में हमने कहा जिफ्ट, और इन विट्रो में हमने कहा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। अब एक और बात करें कि इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यानी जहां अंदरूनी जिस्म गैमेट्स का इंतजाम होता है, तो इसके जरिए बने एम्ब्रियोस को भी ऐसी मुंतकिली के लिए क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, और ताकि इन औरतों की मदद की जा सके जिनके हमल नहीं ठहर सकता। नाउ अब बात इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे ही जाने वाली है, बट बीच में जो हेल्प ली जा रही है वो किसकी ली जा रही है? इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो सिर्फ इन विवो फर्टिलाइजेशन की हेल्प ली जा रही है, बट परफॉर्मेंस या काम क्या होने वाला है? इन विट्रो, आउटसाइड दी बॉडी ही होने वाला है। जो भी प्रोसेस होगा उसकी शुरुआत आउटसाइड बॉडी होगी, बाद में उसको बॉडी में इंसर्ट कर देंगे, लेकिन फर्टिलाइजेशन की जो भी शुरुआत हो रही है बॉडी के बाहर हो रही है। अब यहां पर क्या होता है, इस टेक्निक में क्या होता है इन विवो फर्टिलाइज, इससे पहले मैं यहाँ पर एक जो स्टेप्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मैं उसको डायग्रामेटिकली आपके सामने रख देता हूँ ताकि ये बात आपके जहन में और अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? अरे अक्सर तुम्हारे कहां से मालूम पड़ गया? शिल्पा शेट्टी के बारे में। ठीक है, और देख नाउ ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक में क्या होता है, तो देखिए सबसे पहला यहां पर स्टेप है कि यहां पर क्या किया जाता है? ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन। ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन का मतलब क्या है? जो ओवरीज है उसको स्टिमुलेट किया जाता है ताकि वो क्या करे? एग बनाए। फिर क्या होगा उसके बाद? ट्रांस वेजाइनल oocyte रिट्राइवल की क्या किया जाएगा? बाहर किसी और टेक्निक के जरिए जो उसका ओवरी है उस ओवरी से क्या करेंगे? एग को कलेक्ट करेंगे फीमेल के बॉडी से। देन एग और स्पर्म इन दोनों को क्या किया जाएगा? उनको प्रिपेयर किया जाएगा, मींस उनकी जो मोटिलिटी है वगैरह वगैरह वो सारी चीजें। फिर उसके बाद होगा एग फर्टिलाइजेशन। एग फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? ये एग है और उसके पास क्या रिलीज कर दिया गया? स्पर्म। इस तरह से उनके बीच में क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन। नाउ अब क्या हो गया? वो एम्ब्रियो कल्चर करेंगे। क्या करेंगे? एम्ब्रियो कल्चर। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जाइगोट बना, देन ये 2 स्टेज हो गई, ये 4 स्टेज हो गई, ये 8 स्टेज आ गई, यानी एम्ब्रियो प्राइमरी। अब इस प्राइमरी एम्ब्रियो को क्या करेंगे? एम्ब्रियो ट्रांसफर मींस ईटी। अब वो दो चीजें हो सकती है, या तो वो यहाँ फेलोपियन में भेज दे या फिर वो इस यूटेरस पे क्या कर दे? इम्प्लांट कर दे। अगर फेलोपियन तक भेजेंगे तो नाम क्या बन जाएगा? जिफ। और अगर यूटेरस पे इम्प्लांट कर देंगे तो नाम क्या बन जाएगा? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्लियर कंसेप्ट? तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है जो स्टेजेस हमने पढ़ाए। ठीक ना, अब हमारी बात ये चल रही थी कि एक और कि इन विवो फर्टिलाइजेशन यानी अंदरूनी जिस्म गैमेट्स का इंजमाम, यानी यहाँ पर इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में सिर्फ कौन से स्टेप की हेल्प ली जा रही है? ये उस हेल्प ली जा रही है जहां पर सिर्फ क्या होगा? गैमेट्स एक दूसरे के साथ क्या हो गए? फ्यूज हो गए और आगे चल के वो क्या हो गए? एम्ब्रियोज बनेंगे। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती है जिनके अंदर हमल नहीं ठहर सकता। हमल ठहर नहीं सकता का मतलब क्या है? कि वहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस तो हो जाएगा, बट जब इम्प्लांटेशन की बात आएगी जाइगोट की तो वो नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में किया जाता है हाँ दो चीजें कि मीन्स अब यहाँ पर इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूँ कि इस तरह के कंडीशंस में हमारा स्टडी करना बहुत जरूरी है। कि एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर ये हो गया कि उन्होंने एग स्पर्म कलेक्ट किया, अब 10 लोगों का कलेक्ट कर लिया, 10 फीमेल 10 मेल। अब जब यूज करने की बात आती है तो उनको इतना प्रिसाइजली और उनको इतना परफेक्शन होना चाहिए कि किसका किसका यूज करे, अदरवाइज क्या हो गया? अगर वो एक्सचेंज हो गया तो यहाँ पर बहुत बड़ा इश्यू आ जाता है। तो उस वक्त ये होता है कि उन टेक्निक्स को जब भी वो परफॉर्म करते हैं तो इस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स वो लेते हैं पहले। हाँ तभी ना इसका दूसरा तरीका है जिसे इस्तेमाल करने की कोशिश हुई है, और वो क्या है कि एक मोती से हासिल किए गए एक ओवम को दूसरी ऐसी फीमेल या औरत की फेलोपियन ट्यूब में क्या करते हैं? मुंतकिल करते हैं। उस वक्त उसको क्या कहा जाता है? GIFT। जो क्या करेगी? बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती मगर बारावरी और मजीद नमो के लिए क्या हो? मुनासिब माहौल मुहैया कर सकती है। यानी पहले बात क्या हुई? पहले हमारी बात ये हुई कि वहां पर कोई इशू नहीं था, बस इशू क्या था कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया? बाहर बॉडी के जाइगोट बनाया, उसके बाद एम्ब्रियो बनाया और उसको बॉडी में क्या कर दिया? इम्प्लांट कर दिया। नाउ वहां पर वो इम्प्लांटेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, बेबी बनेगा। ठीक, लेकिन कुछ जगह पर यह प्रॉब्लम है कि वहां पर क्या हो रहा है कि एक ऐसी डोनर का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसके बॉडी में एक ओवम लिया जा रहा है और वो क्या किया जा रहा है? दूसरी फीमेल के बॉडी में क्या किया जा रहा है? मुंतकिल किया जा रहा है।
और वो दूसरी जो फीमेल है वो किस तरह की है, जो बच्चा मतलब उसके बॉडी के अंदर डेवलपमेंट यानी हमल का प्रोसेस जो है, तो वो क्या हो रहा है, वो नहीं हो सक रहा है, लेकिन बारावरी और मजबूत मम्मू के लिए वो क्या हो रही थी, मुनासिब हो रही थी। तो वहां पर क्या किया जाएगा, वहां दो प्रोसेस करवा दिए जाएंगे, एक हो गया बारावरी का और एक हो गया उसके अंदर मजीद नमू यानी एम्ब्रियोनिक कंडीशन। और बाद में उसको क्या किया जाएगा, दूसरी बॉडी में यानी दूसरी और फीमेल के बॉडी में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इसीलिए यहाँ पर है ना, एक मुअत्ती से हासिल किए गए यानी डोनर से लिया जाएगा और किसी को होस्ट बना देंगे। जो हमारे पास ये पहले चलता था ना कि क्या बोलते हैं इनको, बोरो करना, या उसको उर्दू में बहुत अच्छा लफ्ज था, उर्दू का एक लफ्ज क्या यार है, याद आएगा तो मैं बोलता हूँ, उर्दू का बहुत अच्छा लफ्ज है इसमें। तो इसमें क्या किया जाता है, एक एग लिया जाएगा किसी और के बॉडी से, उसको पूरा बारावर किया जाएगा, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसकी एम्ब्रियोनिक कंडीशन आएगी, बाद में किसी और फीमेल के बॉडी में इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तब इसको कहा जाता है गैमेट्स इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्या बोला जाता है इसको, गैमेट्स इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नाउ इसमें होता क्या है, इसमें एक टेक्निक यूज की जाती है जिसको कहा जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। क्या बोला जाता है इसको, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। अब इस टेक्निक में क्या होता है, तो तजुर्बेगाह में क्या किया जाता है, एक एम्ब्रियो बनाने के लिए एक और मखसूस तरीके है, बहुत सारे अलग अलग तरीके, जिसमें से किसी ओवम में क्या करना है, बराह रास्त क्या कर देना है, स्पर्म को इंजेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर बराह रास्त का मतलब क्या है, डायरेक्ट। बराह रास्त का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट। डायरेक्टली आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर क्या होगा, स्पर्म जो होगा उस स्पर्म को क्या किया जाएगा, इंजेक्ट। और जैसे ही स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो ये जो एग है इसको होल्ड किया जाता है, और इस एग का जो इस एग का जो ओवम है, इसका जो न्यूक्लियस है उसको नीडल के थ्रू स्पर्म के अंदर क्या किया जाता है, स्पर्म को रिलीज किया जाता है। अब अंदर जाने के बाद क्या होगा, वो जो स्पर्म है वो अपना न्यूक्लियस को रिलीज करेगा, जो एग है उसका न्यूक्लियस रिलीज होगा, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे। नाउ देयर विल बी वन सेल बट टू न्यूक्लियस, दैट इज जाइगोटिक कंडीशन, है ना, सिंगल सेल बट टू न्यूक्लियस वाली कंडीशन वो आ जाएगी। तो अब इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसे बांझपन जिनकी वजह या तो ये हो कि मर्द साथी यानी जो मेल है औरत में मादा मनविया पहुंचाने में क्या हो जाए, नाकाम हो जाए, या इसके मनवी मादे में यानी स्पॉन्स में खलियों की जो तादाद है बहुत कम। अगर आपको याद होगा तो हमने इससे पहले भी बात किए थे कि जो स्पर्म के नंबर है और जो स्पर्म की मोटिलिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में। अगर वो कम होती है, स्पर्म काउंट अगर कम होता है या स्पर्म की मोटिलिटी अगर कम होती है, तो वहां पर कभी भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है खुद वो फीमेल की बॉडी का डिफेक्ट, दूसरा है मेल डिफेक्ट। फीमेल डिफेक्ट में क्या हो सकता है, फीमेल डिफेक्ट में यह हो सकता है कि वो बारावरी भी हो जा रही है, वहां पर नमू भी हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बारावरी नमू होने के बाद वहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो मेल पार्टनर है उसके पास भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो क्या हो सकती है कि स्पर्म वहां तक रीच नहीं कर पा रहा है। तो दोनों कंडीशन यहां पर है, इसलिए इस कंडीशन यानी इन दोनों कंडीशन में कौन से टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो आप क्या करेंगे, स्पर्म और एग का क्या करवा रहे हैं, बेसिकली इंटरेक्शन करवा रहे हैं, और ये जो इंटरेक्शन आप करवा रहे हैं ये डायरेक्ट बेसिस पे करवा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक वाले जो प्रॉब्लम है, जो मेल साइड से प्रॉब्लम आ रही है वो रिजॉल्व होगी कि स्पर्म डायरेक्टली आपने इंटर कर दिया। फीमेल वाली प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर बारावरी तो हो पा सकती है, वहां पर नमू भी हो जाएगी, लेकिन वहां पर हमल ठहरने की चांसेस बहुत कम है। वहां पर एम्ब्रियो से जाइगोट यानी प्रेगनेंसी डेवलप होने के चांसेस वहां बहुत कम है। इसलिए अब वो जो प्रॉब्लम है वो किसी और के बॉडी में ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस किया जाता है।
नाउ ये जो है ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तकनीकों के जरिए ठीक किए जा सकते हैं। तो इस तरह के जो टेक्निक्स है इनको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या कहा जाता है इनको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फिर हमने नॉर्मली इंसेमिनेशन की बात इससे पहले भी की है, जब हमने कहा था कि गैमेट ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। अब वो गैमेट ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है वो नेचुरल वे में तो नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसको क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वे में उसको किया जाता है। फिर इस टेक्निक में शौहर या एक सेहतमंद मौती, यानी जो रिप्रोडक्टिव लेवल पे जो डोनर है वो अगर सेहतमंद हो, वो स्ट्रांग हो, वो हेल्दी हो, तो उससे क्या होता है, मनवा को या स्पर्म को क्या करेंगे, हासिल किया जाता है। तो इस टेक्निक में शौहर या एक सेहतमंद मौती या डोनर है, उससे जो हासिल किया गया मनवा है या उससे हासिल किया गया क्या है, स्पर्म है, उसको क्या करेंगे, मादा के जिस्म में मसनूई तौर से औरत के रहम में क्या किया जाता है, दाखिल किया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो मादा यानी मसनूई तौर पे क्या करेंगे, मनवी मादा है, मसनूई तौर से क्या करेंगे, औरत के रहम में, यानी कहां पर, यूटेरस, यूटेरस में क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, दाखिल किया जाता है। दैट टाइम अब इस टेक्निक का नाम क्या बन गया, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। क्या नाम बन गया इसका, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो बेसिक कंसेप्ट यहां पर याद रखना है। अगर आपने इश्यूज को समझा तो प्रैक्टिकल आपको खुद ही याद रहेगा, मतलब इसको रटने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ बात समझ में आना, इशू क्या हो रहा और इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए नया टेक्निक क्या बनाया गया। अगर आपने इसको याद रखा तो बहुत सारी बातें आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी बातें आसानी से क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक, नाउ चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ, कि हम ये कहते हैं कि ये जितने भी तरीके हैं गो के, यानी हालांकि या अगरचे इख्तियारी तरीके बहुत हैं, मगर इन तमाम तकनीकों में मखसूस पेशावर माहिरीन और कीमती आलात दरकार होते हैं। हालांकि ये तरीके बहुत इख्तियारी है, यानी हमारे लिए प्रैक्टिकल भी है, बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर इन तरीकों को इस्तेमाल करना है तो हमारे पास क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज, और फिर उसके लिए क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट, और वो भी बहुत महंगे इंस्ट्रूमेंट। इसलिए फिलहाल मुल्क में ये सहूलतें कुछ ही मराकज पर हासिल है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो टेक्निक्स है ये सारी की सारी अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर ये कई कुछ ही जगह पे, अब मेरे हिसाब से जिस वक्त ये बुक लिखी जा रही होगी उस वक्त शायद ये कंडीशन हो, लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े IVF सेंटर डेवलप चुके, ठीक है ना। जाहिर है इनके फवायद लोगों की सिर्फ एक महदूद तादाद तक ही महदूद होगी, या वो एक ही पर्टिकुलर हो गए, यानी जो अमीर हो गए वही इससे क्या उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, जो गरीब है वो नहीं उठा सकते। एक लिमिटेशन ये हो गया कि गरीबी। दूसरा लिमिटेशन क्या है, दूसरा लिमिटेशन ये है कि इन तरीकों को अपनाने में जज्बाती, मजहबी और समाजी अनासिर भी क्या होते हैं, आड़े आते हैं। अगर जज्बात की अगर बात करेंगे तो जज्बात से रिलेशन के बहुत सारे अलग अलग मतलब बहुत सारी अलग अलग क्या हो सकती है, उसकी रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग वजूहत हो सकती है। मजहबी अगर बात करें तो मजहबी लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे हलाल हराम की, हम जब हम बात करते हैं तो हमारे पास हलाल हराम की बात हो जाती है। फिर इसी तरह से समाजी अनासर की अगर बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक बेबी, जैसा अभी मैंने नाम लिया शाहरुख खान के बेबी का, ठीक है, अब अगर किसी का उसके साथ झगड़ा हो गया और उसने अगर उसको किसी अल्फाज में बुरा अगर बोल दिया तो सोशल लेवल पर उसके लिए क्या प्रॉब्लम होगी, या किसी और की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर किस तरह के सोशल इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स है जिसको हम जहन में रखते हुए सोचते हैं तो ये भी इन तरीकों को इस्तेमाल करने में क्या होते हैं, आड़े आते हैं, या ये हर्डल बनते हैं। फिर क्योंकि इन तमाम तरीकों का असल मकसद जो है वो बच्चों का उसूल है ना। अगर हम ये ही अगर मकसद बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो हिंदुस्तान के तराजुर में अगर हम बात करते हैं तो बड़ी तादाद ऐसी है जो किसकी है, यतीमों की है, या फिर किसकी है, बेसहारा बच्चों की है। तो अब यहाँ पर इसका एक जो पॉजिटिव अप्रोच है या पॉजिटिव इंसाइट है वो क्या है कि अगर उन्हें सहारा ना दिया जाए तो क्या होगा, वो शायद बालिग होने तक इनका क्या होगा, जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जो यतीम या बेसहारा बच्चे उनका सर्वाइवल का प्रॉब्लम आ सकता है।
तो यहाँ पर वो इस बात के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारा कानून जो है वो गोद लेने की इजाजत देता है, और अभी तक इन जोड़ों के लिए जो वालिदैन बनना चाहते हैं यही सबसे क्या है बेहतर तरीका है। मीन्स इस तरह के टेक्निक्स वगैरह या इस तरह के सोशल इश्यूज है, जज्बाती इश्यूज है, मजहबी इश्यूज है, इन सबसे बढ़कर हमारे पास आज इन जानिए यतीमों की अगर परवरिश की अगर उसकी बात की जाए तो इसको मजहबी लेवल पे भी एक्सेप्ट किया जाता है, जज्बाती अटैचमेंट भी, और समाजी यानी सोशल लेवल पे भी उसके बहुत सारे क्या है बेहतरीन असरात हमको देखने को मिलते हैं। तो और फिर इस सब में कि हमारे पास क्या है उसके लिए बाज़ाब्तगी के साथ एक लॉ बनाए, कानून बनाए कि किस तरह से उनकी परवरिश होगी। तो ये कहते हैं कि इस तरह की चीज़ों को क्या करना चाहिए, प्रोमोट करना चाहिए। ठीक, नाउ इस तरह से हमारा ये चैप्टर क्या होता है यहाँ पर खत्म होता है।